हेलो फ्रेंड्स, फ्री ऑनलाइन क्लासेज बाय गौरव सर में आप सबका स्वागत है और मैं गौरव सर आप लोगों का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम लोग पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट के अंतर्गत क्लास 12 का पहला चैप्टर जिसका नाम है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां, उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ते हैं राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। ये हमारे क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का पहला चैप्टर है और बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। परीक्षा में हर वर्ष इस अध्याय से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यह अध्याय काफ़ी महत्वपूर्ण है और काफ़ी आसान भी है। यदि आप ध्यान से पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। फ्रेंड्स, आप लोग जानते हैं हमारा देश भारत 15 अगस्त 1947 ईस्वी को आज़ाद हुआ। कोई भी देश जब अंतर्राष्ट्रीय जगत में अपनी स्वतंत्रता को प्राप्त करता है तो उसके सामने सबसे पहले अपने राष्ट्र का निर्माण करने की चुनौती होती है। हमारा देश भी जब आज़ाद हुआ तो उसके सामने सबसे पहले राष्ट्र निर्माण की चुनौती थी। हमारे देश के सामने यह चुनौती और भी ज़्यादा थी क्योंकि जिन प्रकार की परिस्थितियों में हमारा देश स्वतंत्र हुआ, दुनिया का बहुत ही कम ही देश उस तरह की परिस्थितियों में अपनी आज़ादी को प्राप्त करता है। हम लोग पढ़ चुके हैं, जानते हैं कि हमारी आज़ादी के समय भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ और एक राष्ट्र नहीं बल्कि दो राष्ट्र का उदय हुआ। वैसी परिस्थिति में किसी भी देश के लिए अपने राष्ट्र का निर्माण करना काफ़ी चुनौतीपूर्ण कार्य होता है। तो हम लोग यह देखेंगे कि किस प्रकार से हमारे देश के सामने राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां थी और उन चुनौतियों को हमारे देश के नेताओं ने किस प्रकार पूरा किया। तो हमारे देश के सामने राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों को यदि देखा जाए तो मुख्य रूप से 3 चुनौतियां हमारे राष्ट्र के सामने थी। सबसे पहली चुनौती हमारे राष्ट्र के सामने थी राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाए रखना। ये हमारी पहली चुनौती थी। दूसरी चुनौती थी देश में लोकतंत्र की स्थापना करना और तीसरी महत्वपूर्ण चुनौती थी समाज के सभी वर्गों का विकास करना। तो आइए हम लोग देखते हैं किस प्रकार से इन चुनौतियों को हमारे देश के द्वारा पूरा किया गया। फ्रेंड्स, हमारा देश विविधताओं का देश है। विविधता होते हुए भी हमारे देश में एकता पाई जाती है और इसीलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत को विविधता में एकता वाला देश कहा था। एक ऐसा देश जो अपनी विशाल जनसंख्या के अंतर्गत विभिन्न जाति, धर्म और भाषा के लोग जहां निवास करते हों, जहां कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर भाषा बदल जाती हो, रहन सहन बदल जाता हो, वैसे देश में देश की एकता और अखंडता को बनाए रखना बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य होता है और उसके अभाव में किसी भी राष्ट्र के निर्माण का कार्य पूरा करना संभव नहीं होता है। हमारे सामने यह चुनौती, देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने की चुनौती और ज़्यादा महत्वपूर्ण इसलिए हो गई क्योंकि हमारे देश को जब आज़ादी प्रदान की गई थी तो उस आज़ादी के पीछे बहुत सारी ऐसी बातें थी जिन्हें कि जानना बहुत ही आवश्यक है। तो आइए उनको संक्षेप में हम जानने का प्रयास करते हैं। भारत को आज़ादी माउंटबेटन योजना
1946 के प्रस्ताव के आधार पर प्राप्त हुआ था। भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन, और उनके द्वारा एक योजना बनाई गई 1946 में, और उस योजना में उन्होंने भारत के आज़ादी के संबंध में अपने विचारों को रखा। माउंटबेटन योजना के आधार पर ही हमारे देश को आज़ाद करने के उद्देश्य से भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 बनाया गया। 1947 बनाया गया, और इसी अधिनियम के आधार पर हमारे देश को आज़ादी प्राप्त हुई। अब यहाँ पर महत्वपूर्ण बात यह है कि इस अधिनियम में बहुत सारी बातें लिखी हुई थी, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात थी वह थी कि भारत को आज़ादी एक राष्ट्र नहीं बल्कि दो राष्ट्र के रूप में मिलेगी, एक भारत और दूसरा पाकिस्तान। इस अधिनियम के द्वारा दो राष्ट्रों के स्वतंत्रता की बात की गई थी। भारत और पाकिस्तान अलग अलग राष्ट्र होंगे। वास्तव में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम में इसे शामिल करने के पीछे हमारे ही देश के कुछ कट्टरपंथी नेताओं का हाथ था, जो हर हालत में द्विराष्ट्र सिद्धांत का समर्थन कर रहे थे। परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है, द्विराष्ट्र सिद्धांत के जन्मदाता कौन थे? तो आप जान लें, द्विराष्ट्र सिद्धांत के जन्मदाता मोहम्मद अली जिन्ना थे। मोहम्मद अली जिन्ना जो मुस्लिम लीग के नेता थे, और इनके द्वारा द्विराष्ट्र सिद्धांत यानी कि एक भारत और एक पाकिस्तान, इनका स्पष्ट मानना था कि हिंदुओं और मुस्लिमों में चूंकि मौलिक अंतर है, इसलिए ये दोनों के लिए एक राष्ट्र नहीं हो सकता बल्कि दो अलग अलग राष्ट्र होना चाहिए। और इसके लिए इनके द्वारा 1940 में ही पाकिस्तान के मांग की गई थी, और कहा गया था कि जब भी आज़ादी मिलेगी तो हमें एक अलग राष्ट्र चाहिए। इन्हीं कारणों से भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में भारत और पाकिस्तान के विभाजन की बात की गई थी। अब यहाँ पर यह देखना है कि भारत और पाकिस्तान जब अलग हो रहा था तो उस समय हमारे देश की एकता और अखंडता की क्या स्थिति थी। तत्कालीन परिस्थितियों में हमारे देश में भयंकर दंगे हुए, मुस्लिमों और सिखों के बीच, हिंदुओं और मुस्लिमों के बीच, और जिसके परिणाम स्वरूप हमारे देश की एकता और अखंडता पूरी तरह खंडित हो चुकी थी। और इसे बनाए रखने के उद्देश्य से, हमारे देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के उद्देश्य से ही हमारे देश के नेताओं ने विभाजन को स्वीकार किया, जिसमें कि देश की एकता बनी हुई रह सके। तो इस प्रकार देश की एकता और अखंडता को बनाए रखना सबसे पहली चुनौती थी, जिसे पूरा करने की कोशिश विभाजन के द्वारा प्रदान की गई। अगला पॉइंट है, किसी भी राष्ट्र के निर्माण के लिए लोकतंत्र को स्थापित करने की भी एक चुनौती होती है। आज़ादी के बाद हमने यह तय कर लिया था कि हम शासन व्यवस्था के रूप में लोकतंत्र को अपनाएंगे, लेकिन लोकतंत्र की प्रक्रिया को जल्दी से जल्दी पूरा करने के उद्देश्य से, जिसमें वास्तव में लोकतंत्र की स्थापना हो सके, उसके लिए 26 जनवरी 1950 ईस्वी को हमारे देश का संविधान लागू किया गया, और उस संविधान के द्वारा भारत के सभी नागरिकों को मताधिकार प्रदान किया गया, वोट देने का अधिकार दिया गया, जिसके द्वारा वास्तव में लोकतंत्र की स्थापना हो सके। इस तरह से देश में लोकतंत्र को स्थापित करने की चुनौती पर भी नियंत्रण करने की कोशिश हमारे नेताओं के द्वारा किया गया। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण कार्य
जो राष्ट्र निर्माण का था वह यह कि हमारे राष्ट्र के सामने समाज के सभी वर्गों का विकास करने की चुनौती थी। विशेष रूप से समाज के वैसे वर्ग जो पिछड़े हों, वंचित वर्ग के हों, जिनका विकास नहीं हुआ हो, उनका विकास करने की चुनौती हमारे राष्ट्र निर्माताओं के सामने थी। और उसके लिए भी हमारे संविधान के अंतर्गत राज्य के नीति निर्देशक तत्व शासकों के लिए बनाए गए, जिससे कि समाज के सभी वर्गों का कल्याण हो सके और एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना हो सके। इस प्रकार से हमारे देश के सामने जो राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां थी उसे पूरा करने का प्रयास किया गया। परंतु क्या इन सब के बावजूद हमारे राष्ट्र का निर्माण इतनी आसानी से संभव था? नहीं। हमारे देश के सामने और भी कई सारी चुनौतियां थी जिस पर काबू पाना बहुत ही आवश्यक था। भारत और पाकिस्तान का विभाजन तो हो गया और उसकी सीमा का निर्धारण भी रेडक्लिफ रेखा के द्वारा कर दिया गया। रेडक्लिफ रेखा परीक्षा में प्रायः पूछा जाता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा है उसे किस नाम से जाना जाता है, तो आप उत्तर देंगे रेडक्लिफ रेखा। भारत और पाकिस्तान के बीच यह सीमा रेखा है। तो इसे हमने पूरा कर लिया था और सीमा संबंधी विवाद को उस समय काफी हद तक सुलझा लिया था। परंतु अंग्रेजों की कूटनीति के कारण हमारे राष्ट्र के निर्माण के लिए बहुत सारी चुनौतियां अभी शेष थी, जिस पर नियंत्रण पाना एक कठिन कार्य था। अभी जिस अधिनियम की चर्चा हम लोगों ने की, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, जिसकी चर्चा अभी हम लोगों ने भारत और पाकिस्तान के विभाजन के संदर्भ में किया, इसकी एक और महत्वपूर्ण बात को आप जान लें। इस अधिनियम के अंतर्गत एक और बहुत ही खतरनाक एजेंडे को शामिल किया गया था अंग्रेजों के द्वारा। आजादी के पहले हमारा देश दो प्रकार से ब्रिटिश शासकों के अधीन था। अधिकांश क्षेत्र वैसे थे जिस पर ब्रिटिश सरकार का सीधा नियंत्रण था, लेकिन कुछ क्षेत्र ऐसे थे जिस पर ब्रिटिश सरकार का सीधा नियंत्रण नहीं था और उन पर अलग अलग क्षेत्रों में राजाओं का शासन था, जिन्हें कि हम लोग देसी रियासत के नाम से जानते हैं। इन पर ब्रिटिश शासकों का सीधा प्रभाव नहीं था, बल्कि अप्रत्यक्ष शासन देसी रियासतों पर अंग्रेजों का चल रहा था। वास्तव में देसी रियासत के शासक राजा थे और वे अपने अनुसार अपने क्षेत्र पर शासन करने का कार्य करते थे। अब इस अधिनियम में इन देसी रियासतों के संबंध में प्रावधान किया गया कि चूंकि अब भारत को ब्रिटिश शासन से आज़ाद किया जा रहा है, तो देसी रियासतों को भी साथ में आज़ादी दी जा रही है और देसी रियासतों को यह छूट होगी कि या तो वह भारत में शामिल हों या पाकिस्तान में शामिल हों या फिर स्वतंत्र रूप से रहें। या तो भारत में शामिल हों या फिर पाकिस्तान में शामिल हों या स्वतंत्र रूप में अपने आप को आज़ाद घोषित कर दें। आप कल्पना कीजिए कि भारत का ही कोई क्षेत्र, छोटा क्षेत्र, और उसको यह अधिकार अंग्रेजों के द्वारा दिया जा रहा था कि यदि आप चाहें तो भारत से अलग होकर, पाकिस्तान से अलग होकर एक स्वतंत्र राष्ट्र भी आप बना सकते हैं। इस प्रकार से पूरे भारत को खंड खंड में बांटने की साजिश अंग्रेजों के द्वारा कर दी गई थी और उसी अवस्था में भारत हमारे देश के नीति निर्माताओं को, नेताओं को प्राप्त हुआ था। अब स्वाभाविक रूप से यह एक बहुत बड़ी चुनौती थी कि भारतीय रियासत अपना निर्णय किस प्रकार लेते हैं और उसका क्या असर हमारे देश पर पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर यह
गौर कीजिए कि जिस समय भारत आज़ाद हुआ उस समय हमारे देश में कुल देसी रियासतों की संख्या थी 565। देसी रियासत 565 की संख्या में थे आज़ादी के समय, और इन 565 देसी रियासतों पर अलग अलग शासकों का, राजाओं का शासन चल रहा था। अंग्रेजों के द्वारा उन्हें छूट दे ही दी गई थी कि आप चाहें तो साथ में रहें या फिर अलग भी हो सकते हैं। 565 में से 4 देसी रियासतों ने कहा कि मुझे भारत के साथ नहीं रहना है, बल्कि एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में हमें अपने आप को बनाना है। अब एक नई समस्या आकर खड़ी हो गई कि 4 देसी रियासत भारत से अपने आप को अलग करना चाह रहे हैं, तो उनका एकीकरण, उनका विलय भारत में किस प्रकार किया जाए। सबसे पहले वो 4 देसी रियासत कौन कौन थे उसका नाम हम लोग देख लें। सबसे पहले जम्मू कश्मीर, दूसरा जूनागढ़, तीसरा हैदराबाद और चौथा मणिपुर। इन 4 देसी रियासत के शासकों ने कहा कि ना मुझे भारत में रहना है, ना पाकिस्तान में रहना है, बल्कि एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में अपने आप को सामने लाना है। अब भारत के सामने एक विकट समस्या खड़ी हो गई कि कैसे एक भारत का निर्माण होगा, एक अखंड भारत का निर्माण होगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर गौर करेंगे कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो हमारे प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, और देश के पहले गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल, आप लोग इनके नाम से परिचित होंगे। इनका नाम वल्लभ भाई पटेल था, परंतु बारदोली सत्याग्रह के दौरान बारदोली की महिलाओं ने इन्हें सरदार की उपाधि दी थी, और उसके बाद से इनके नाम के आगे लग गया सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये हमारे भारत के पहले गृह मंत्री थे और साथ ही भारत के पहले उप प्रधानमंत्री भी थे। ये बहुत ही तीव्र बुद्धि के नेता थे और इनका नेतृत्व करिश्माई था। अब इनके द्वारा देसी रियासतों के एकीकरण के लिए प्रयास किया जाने लगा कि किस प्रकार से इन 4 रियासतों को भारत में मिलाने का कार्य पूरा करना है। जम्मू कश्मीर के तत्कालीन राजा उस समय थे हरि सिंह। जम्मू कश्मीर के राजा थे हरि सिंह। हरि सिंह ने कहा कि मुझे एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में छोड़ दिया जाए। उनकी इस बात को मान लिया गया और जम्मू कश्मीर को एक स्वतंत्र राष्ट्र रहने का अधिकार प्रदान किया गया। चूंकि जम्मू कश्मीर की अधिकांश जनसंख्या मुस्लिमों की थी, तो हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान को ऐसा लगता था कि जम्मू कश्मीर का क्षेत्र हमारे क्षेत्र में होना चाहिए। इसी उद्देश्य से जब उसने देखा कि वहाँ के राजा हरि सिंह ने अपने आप को स्वतंत्र क्षेत्र घोषित कर दिया है, तो एक बहुत ही सुनहरा मौका उसे हासिल करने की है। और 1947 ईस्वी में ही पाकिस्तान के सैनिकों ने कबीलाई भेष में, कबीलों के भेष में वहाँ आक्रमण कर दिया। अचानक हुए आक्रमण से हरि सिंह परेशान हो गए, घबरा गए और भारत के सामने सहायता की गुहार लगाई। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने राजा हरि सिंह के सामने प्रस्ताव रखा कि भारत आपकी सहायता के लिए अपनी सेना भेजेगा, परंतु शर्त यह होगा कि यदि उस युद्ध में भारत की जीत होगी तो आपको कश्मीर का विलय भारत में करना होगा। परिस्थितियों को देखते हुए राजा हरि सिंह ने उस शर्त को मान लिया और भारतीय सेना कश्मीर पहुंची। पाकिस्तानी सैनिकों को वहां से भगाया गया और समझौते के मुताबिक राजा हरि सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया। भारत सरकार के साथ विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया गया और इस तरह से जम्मू कश्मीर को
भारत में शामिल कर लिया गया। तो इस तरह से 4 देशी रियासतों में से एक का एकीकरण पूरा हो गया और उसे भारत में मिलाया गया और इसका श्रेय सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है। दूसरा जो रियासत था जूनागढ़, वहाँ के शासक नवाब हुआ करते थे और उनका नाम था मोहम्मद महावत खान। मोहम्मद महावत खान जूनागढ़ के शासक 1947 में थे और ये बावी राजवंश के थे, बावी राजवंश के शासक थे। इनके द्वारा भी कहा गया कि मुझे भारत में शामिल नहीं होना है बल्कि एक अलग राष्ट्र का निर्माण करना है, जबकि वहाँ की जनता इनके शासन से पीड़ित थी और वह चाहती थी कि हमारा क्षेत्र जूनागढ़ भारत में शामिल हो। इसे देखते हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा जूनागढ़ में जनमत संग्रह करवाया गया, जनता की इच्छा को जाना गया। जनमत संग्रह के बाद अधिकांश जनता ने भारत में शामिल होने की इच्छा जताई और इस प्रकार से 1948 में जनमत संग्रह के द्वारा जूनागढ़ को भारत में शामिल कर लिया गया। परीक्षा में प्रश्न पूछता है जूनागढ़ को किस प्रकार भारत में शामिल किया गया, तो जनमत संग्रह के द्वारा किया गया। कब किया गया? 1948 में किया गया और उस समय वहां के शासक थे मोहम्मद महावत खान जो कि बावी राजवंश के थे। इस प्रकार से 4 में से 2 देशी रियासतों का विलय पूरा हुआ। इसका श्रेय भी सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही जाता है। तीसरे नंबर पर हैदराबाद। हैदराबाद के शासक को निजाम कहा जाता था, जो राजा थे उन्हें निजाम कहते थे और जो अंतिम निजाम थे हैदराबाद के उनका नाम था मोहम्मद उस्मान अली। 1947 में इस नाम के पहले भी शासक वहां हुए थे, इसलिए इनके नाम के आगे था मोहम्मद उस्मान अली तृतीय। ये हैदराबाद के निजाम 1947 ईस्वी में थे। इनके द्वारा भी घोषणा की गई कि हैदराबाद एक अलग राष्ट्र बनेगा, भारत में शामिल नहीं होगा, जबकि हैदराबाद चारों तरफ से भारतीय क्षेत्र से घिरा हुआ था। यदि हैदराबाद को अलग छोड़ दिया जाता तो आप समझ सकते हैं कि भारत की सीमा की स्थिति अभी क्या होती, कैसा भौगोलिक परिदृश्य होता हमारे देश के सामने। इसे देखते हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा इनके सामने कई प्रस्ताव भेजा गया कि आप भारत में शामिल हो जाएं, परंतु इनके द्वारा सभी प्रस्तावों को ठुकरा दिया गया और कहा गया कि यदि आप बलपूर्वक हमें शामिल करना चाहेंगे तो हम भी बल का प्रयोग करेंगे। अंततः सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपने सैनिकों को वहाँ भेजा, सेना को भेजकर निजाम को बंदी बनाकर निजाम ने मोहम्मद उस्मान अली ने आत्मसमर्पण किया और उसके बाद हैदराबाद को भी 1948 में ही भारत में शामिल कर लिया गया। निजाम के शासक से हैदराबाद की जनता भी पीड़ित थी, विशेष रूप से तेलंगाना क्षेत्र की जनता काफ़ी पीड़ित थी और वो हर हालत में चाहती थी कि हैदराबाद का क्षेत्र भारतीय संघ में ही शामिल हो जाए। उनकी इच्छा पूरी हुई और 1948 में वल्लभ भाई पटेल के प्रयास से सैनिक कार्रवाई के द्वारा, परीक्षा में प्रश्न पूछता है कि हैदराबाद को किस प्रकार भारतीय संघ में शामिल किया गया, तो सैनिक कार्रवाई के द्वारा हैदराबाद को भारतीय संघ में शामिल करने का काम किया गया। इस प्रकार से 4 में से 3 देशी रियासतों के विलय का काम पूरा हुआ। बच गया मणिपुर। मणिपुर में जो राजा शासन कर रहे थे उनका नाम था बोधचंद्र सिंह। बोधचंद्र सिंह, इनका शासन मणिपुर पर चल रहा था। ये भी भारत में शामिल होने के लिए तैयार नहीं थे और अलग रहना चाहते थे। जब इनके सामने दबाव आया कि भारतीय संघ में शामिल होना है तो इन्होंने अपनी इच्छा जताई कि भारतीय संघ में शामिल होने की एक शर्त है कि भारत में शामिल होने के बाद भी
एक शासक के रूप में हमें शासन का अधिकार मिलना चाहिए। इनकी इच्छा को देखते हुए मणिपुर में चुनाव करवाया गया और उस चुनाव में जनता ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया और शासक के रूप में इन्हें चुना। इस प्रकार से मणिपुर में संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना हुई। शासन राजा का था, परंतु चूंकि जनता ने उसको चुना था मत दे करके, वोट दे करके, इसलिए उसको संवैधानिक राजतंत्र कहा गया। यहाँ पर यह भी ध्यान रखना है कि मणिपुर पहला भारतीय क्षेत्र था जहाँ की चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर करवाया गया। वहाँ की जनता को वोट देने का अधिकार मिला और उसी आधार पर मणिपुर में संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना हुई और बोधचंद सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया और इस प्रकार से 1948 में मणिपुर भी भारतीय संघ का एक हिस्सा बन गया। तो इस तरह से 4 देशी रियासत जो भारत में शामिल होना नहीं चाहते थे, अलग रहना चाहते थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल की सूझबूझ से उन चारों देशी रियासतों का एकीकरण पूरा हुआ और एक भारत का निर्माण संभव हो पाया। और इन सभी का श्रेय सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है। उनके इसी नेतृत्व के कारण, इन्हीं गुणों के कारण उन्हें लौह पुरुष की संज्ञा दी गई। परीक्षा में यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि लौह पुरुष किसे कहते हैं, तो आपका उत्तर होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष कहते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इतना ही नहीं,